नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। कहते हैं कि किस्सों की कोई उम्र नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने रिश्तों से बांधते हुए ये किस्से एक नदी की तरह होते हैं, और अगर उनमें बीहड़ और चंबल जैसी नदी भी हो तो सोचिए वो क्या किस्से होंगे। चंबल का नाम आते ही आपके जहन में दौड़ते किस्सों के घोड़ों को हम इस स्पेशल सीरीज में लिए चलते हैं उसी चंबल में, जहां हकीकत में कभी घोड़े दौड़े ही नहीं। बीहड़ से निकला गब्बर जो शोले तक पहुंचा, चंबल में खून की नदी बहाने वाली फूलन जो संसद पहुंची, डाकुओं का सरदार जो राजा मान सिंह कहलाया, घुंघरूओं की थाप पर नाचने वाली पुतली बाई ने पूरे चंबल को गोलियों की गूंज पर नचाया। सुनसान गांव, खूंखार चेहरे, गोलियों की आवाजें, सामूहिक हत्याएं, काली पूजा, ये शब्द सुनते ही जहन में जो भाव आता है वो है डकैत। इसीलिए उन खूनी किस्सों और रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी कहानियों को हम डकैत सीरीज में लेकर हाजिर हैं। लेकिन इस बार ये कहानी उनकी जुबानी, जिन्होंने डाकू के गांव में घूमकर, उनके घरों में जाकर उनका पूरा सच जाना है। वो है हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सर, आज बीहड़ डकैत की कहानी आपकी जुबानी सुनेंगे। आखिर बीहड़ और जो डकैत की कहानी, आपके जहन में सबसे पहले कौन सी कहानी घूमती है, घुसती है, या जो वारदातें रही अभी तक उस चंबल की, उस बीहड़ की, डकैतों की, तो सबसे पहली कहानी क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, किस्से तो चंबल में डाकुओं के ऐसे हैं जैसे चंबल में बहता हुआ पानी है, तो न पानी को आंका जा सकता है, न चंबल के किस्से गिने जा सकते हैं जो डाकुओं के हैं। लेकिन चंबल में डाकुओं के इन किस्सों की शुरुआत कैसे होती है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा जानना राहुल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शायद जानते नहीं कि चंबल में आखिर इन डाकुओं की एंट्री कैसे होती है, जो बाद में एक बहुत लंबा सिलसिला है। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर हम वहां की लोक कथाओं में गिनते हैं तो कहा जाता है कि दिल्ली, कि दिल्ली तोमर की बसाई हुई दिल्ली थी, अनंगपाल सिंह तोमर की बसाई हुई दिल्ली थी, लेकिन वहां बाद में उनके रिश्ते में भांजे लगने वाले चौहानों ने उस पर कब्जा कर लिया। और चौहानों के कब्जे के बाद जो तोमर हैं उनको चंबल में पहुंचना पड़ा, यानी चंबल में पहुंचे। चंबल में तवरघार भी बनी और वो तमाम लोग, लेकिन उनके दिल से कभी ये निकला ही नहीं कि वो कभी दिल्ली के राजा थे, और उसको लेने की तमाम कोशिशें विफल हुई। तो लेकिन तभी से ये हुआ कि चंबल दिल्ली से बागी हो गई। तो ये जो कहानी आप अक्सर देखते होंगे, डाकू हमेशा कहते हैं कि हमको डाकू मत कहो, बागी कहो, इसका रिश्ता भी उससे जुड़ता है। यूं तो बात अलग अलग डाकुओं की है, लेकिन एक बहुत दिलचस्प लेटर कभी लिखा गया जयवंत प्लेस, मतलब सिंधिया राज परिवार को भेजा गया। 1939 की बात है, उससे भी पहली बात है, 1929 की बात है। उसमें लिखा गया कि एक यंग साहब आपने जो भेजे हैं, मतलब सीए फेडरिक यंग, जो एक स्पेशल अधिकारी बुलाया गया था डाकुओं के उन्मूलन के लिए 1930s में, उसके लेके एक शिकायत डोंगर बटरी ने की थी। डोंगर बटरी एक बहुत बड़ा जो डाकुओं का गिरोह था, दोनों भाई थे, और डोंगर बटरी वहां उस पूरे समय में सबसे बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। 10 जनवरी 1940 को वो तमाम डाकू एक बड़ी मुठभेड़ में डोंगर साहे का जो है बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, और उसके साथ ये समस्या वहां से खत्म हो गई थी डोंगर बटरी की। यानी एक इतना बड़ा गैंग जो लगभग ये 2 से ढाई दशक उसने राज किया। लेकिन डोंगर बटरी के मरने पर चंबल जो राहत की सांस ले रहा था, वो ये जानता नहीं था कि शायद इस किस्से में अब एक ऐसा किस्सा जुड़ना है जो चंबल की कहानियों में बागी, डाकू या उससे आगे बढ़ के राजा का खिताब उड़ता है। दरदरी मिट्टी, ऊबड़ खाबड़ रेतीले पहाड़, कटीली घनी झाड़ियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते,
सरसराती हवाएं और बलखाती नदी, ये चंबल है। देश की सबसे साफ नदियों में से एक। लेकिन इसी चंबल के अंदर बहती है एक और चंबल, किस्सों की चंबल। न्यूज स्टेट आपको किस्सों की इसी नदी में लिए चलता है। और किस्सों की पहली लहर का नाम है बागी मानसिंह। वही बागी मानसिंह जिसका नाम जुबां पर आते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते, हलक सूख जाता है। डाकू काऊ न कहीं राजा दिखेगा हुआ है, मौसो काऊ न कहीं न के डाकू जिंदगी राजा दिखेगा। राजा मानसिंह राजा हो, मानसिंह को जैसे फैलेगा दुनिया में, न महाकाली के जन्म हो न जन्म है। हाँ यार, और भाई भैया मेरे के नवाब मेरे को नहीं जानते। दे शरीर आई 1 कुंटल को शरीर हो, 1 कुंटल टूटता है। घाटा पैसा चोरी चलती तो भोला आए बस 2 करोड़ दे गई। तो भोला आए 2 जन हमारे चट्टी को गए, मैंने देख रहे, मैंने बंदूक पहले सूबेदार कटाई, तो सूबेदार सब वहीं डर रहेगा। फिर 6 आदमी मारी मैं। चंबल के किस्सों में लोगों की जुबान पर बागी मानसिंह और पुलिस रिकॉर्ड में डाकू मानसिंह। अंग्रेजों की पुलिस हो या फिर आजाद हिंदुस्तान की पुलिस, दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे पुलिस को मिले जिंदा या मुर्दा मानसिंह। नाम मानसिंह, जन्म थाना गेड़ा राठौर आगरा, पता डीहर एमपी यूपी बॉर्डर, जुर्म लूट डकैती और हत्या। चंबल का खेड़ा राठौर आगरा से सुदूर होने पर बसे इस छोटे से गांव में एक किसान परिवार में पैदा हुआ था मानसिंह। मानसिंह जब तक किसान रहा तब तक शायद ही इस गांव की सरहद के पार किसी ने उसका नाम सुना हो, लेकिन जब उसने एक बार हाथों में बंदूक थामी तो दशकों तक चंबल में एक ही नाम गूंजता था, वो था बागी मानसिंह का। गांव गंवार से निकलकर शहरों, जिलों और राज्यों की सीमाएं पार करता हुआ मानसिंह का नाम उस समय बच्चे बच्चे की जुबां पर था। पानी में घड़ियाल, मिट्टी में बारूद और हवा में किस्से कहानियों की महक। जब भी हम ऐसी जमीन की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है और वो है चंबल की घाटियां। चंबल की घाटियां जिनमें बगावत के किस्से मशहूर हैं। चंबल की घाटियां जिसमें कभी अलहद जब भी ये गाते थे कि जिसका बैरी चैन से सोए उसके जीवन पर धिक्कार, तो गोली की एक आवाज आती थी और लोग समझ जाते थे कि चंबल के जंगलों में एक और बागी पैदा हो गया। चंबल के बीहड़ों में उतरने के बाद 2 दशक तक मानसिंह दहशत और डर का नाम रहा। एक केस शुरू हुआ, फिर केसों की संख्या बस संख्या भर रह गई, जिसमें हर साल कुछ न कुछ जुड़ जाता था। गोली चलती तो कहीं एक गोली पाव में पचेगा, गोली लगी मैं नहीं पाव में पचेगा, पाव में पचे ढकाऊ ना पाओ तो सिक्का में मना कैसे कर लाइए, सेकंड मार लाई सेकंड मार लाई और सिक बीनी बीनी का मुखोर मार ला और लूट पवेल ज्यादा करी ना भाई खत चलाएगा। टोटी ने आदमी भाई मारी आए, चुनाव मुट्ठी ने मारी आए, नहर पे डाली आए।
उम्र की आखिरी दहलीज पर बैठे इस बुजुर्ग की बातों को सुनिए। मान सिंह के साथ रहे इस बुजुर्ग की आंखों में झांक कर लगता है जैसे वो आज भी मान सिंह और उसके किस्सों को साफ देख रही है। और इसी की बातों से पता चलता है कि बागी मान सिंह और जनता के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। इसीलिए वो डाकू का शब्द सुनते ही बोल उठता है, नहीं नहीं, मान सिंह डाकू नहीं, एक बागी है। वो बागी जिसने खानदानी रंजिश में बदला लेने की कसम खाई। कसम पूरा करने के लिए एक बार बीहड़ में उतरा तो फिर वहीं का होकर रह गया। तो भोलानाथ 2 जन हमारे टट्टी को गए, मैंने देख रहे, मैंने बंदूक पहले सूबेदार कटाई, तो सूबेदार सर वहीं पर रहेगा। फिर 6 आदमी मारी मां, तो पुलिस हमारे जगह ना कबू टिकी। पुलिस के आदमी मारे और 150 बड़ी बड़ी जिले सिपाही ने। मान सिंह के डाकू बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। 30 का दशक और अंग्रेजों का राज, गांव की एक ऐसी घटना घटी कि एक अनाम सा गांव देश भर के नक्शे पर उभर आया। यह है वो चंबल का इलाका जो खेड़ा राठौड़ से आपको दिखता है, उस घर से दिखता है जहां बागी मानसिंह का बचपन गुजरा। ये कुछ दूर इससे चंबल है, अटेर का किला है, और ये जहां हम खड़े हैं ये बागी मानसिंह का घर है। गांव के अंदर एक छोटी सी रंजिश से शुरू हुई कहानी इतनी बड़ी बन गई कि इस खेड़ा राठौड़ से निकलती निकलती किस्से कहानियों में जा समाई। इन्हीं में ये आगरा का बीहड़ है जो आगे जाकर भिंड, फिर आगे ग्वालियर और आगे फैलता चला जाता है। इसी में शुरुआत में उस पहली घटना के बाद जब जंगल में घुसे तो यही वो इलाका है बीहड़ जहां से शुरू हुआ बागी मानसिंह का वो कैरियर, जिसने उसको उस वक्त बागी कहलाया, बाद में डाकू कहलाया, लेकिन इतिहास में एक जगह जरूर दे दी, किस्से कहानियों में उसको अमर जरूर कर दिया। क्योंकि इस इलाके में इस गांव का नाम खेड़ा राठौड़ बाद में कहा जाता है, उससे पहले यहाँ के लोग बागी मानसिंह का गांव पूछते हैं और पुलिस वाले भी पूछते हैं तो डाकू मानसिंह का गांव हुआ। गांव खेड़ा राठौर में नफरत की एक चिंगारी ने एक भले इंसान को खूंखार बागी बना दिया, एक इंसान को डाकू बना दिया। कहानी की शुरुआत मान सिंह के भाई के गांव के कुछ दबंगों के झगड़े से शुरू हुई। झगड़ा बढ़ता गया और बात शान पान से आन तक आ पहुंची। मान सिंह के पिता बिहारी सिंह गांव के हिसाब से ठीक ठाक किसान थे। कई बार वक्त चला जाता है लेकिन उसके निशान आपको मिल जाते हैं। हम हैं इस वक्त खेड़ा मुगल के उस घर में जिसमें कभी बागी मानसिंह रहा करता है। यही वो घर है जहां से बागी मानसिंह का कैरियर शुरू हुआ, जिसको चंबल के कम से कम बिहाड़ों में, अखबारों की सुर्खियों में और मीडिया के बीच में कहा गया 10 युग सम्राट। ये पूरा घर उनका है। यहां हम बात करते हैं चंबल में कभी 10 युग सम्राट के तौर पर रहे बागी मानसिंह के परिवार में। उन्हीं के बेटे हमारे साथ हैं इस वक्त। आपका क्या नाम है? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी, ये क्या, इस घर के बारे में आप हमको कुछ बताएंगे क्या? ये घर जो है मान सिंह ने बनवाया था और उनके पिताजी जो है बिहारी सिंह थे, वो यहाँ रहते थे। और फरार होने के बाद
फिर यहाँ हमारे बड़े बाबा बिहारी सिंह रहते थे अकेले। एक बार खेड़ा राठौर के ही भोला ने बिहारी सिंह के कुछ पैसे उधार लिए थे। वापसी का वक्त बीत चुका था, लेकिन भोला सिंह तगादा करने के बाद भी पैसे नहीं लौटा रहा था। एक बार इसको लेकर कहासुनी भी हुई तो भोला गांव के साहूकार पंडित तलफे राम के पास पहुंचा और बिहारी सिंह ने विवाद में मदद मांगी। तलफे राम पहले से ही बिहारी सिंह से खार खाता था, लिहाजा उसने पैसे वापस करने के बजाय भोला को अदालत का रुख करने की सलाह दी। अब झगड़ा भोला और बिहारी नहीं बल्कि तलफी और बिहारी के बीच हो गया। न तलफी अपनी चौधराहट को ढीला होने देना चाहता था और न ही बिहारी सिंह अपनी पूंछ के दाव को कम होने देना चाहता था। दोनों परिवार की अदावत बढ़ती गई। इस दौरान गांव में एक डकैती हुई और तलफी राम ने इस मौके को भुना लिया। अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसने इस डकैती में बिहारी और मान सिंह को फंसाने की साजिश रच दी, लेकिन सबूत और गवाह नहीं मिले और मामला समझौते पर पहुंचा। कहते हैं इसी दौरान गांव में एक और वाकया हुआ जिसमें तलफी राम और छिद्दा पर अचानक हमला हुआ। हमले का शक मान सिंह पर गया और अब बारी तलफी राम की थी। गांव में अन्य दूसरे परिवारों की तरह ठाकुर मान सिंह का परिवार भी काफी शांति के साथ इस गांव में रह रहा था। एक संपन्न परिवार था, लेकिन तभी गांव में पार्टीबाजी शुरू हुई। पार्टीबाजी से रंजिश बदली और रंजिश में कुछ ऐसा शुरू हुआ कि जिसने मान सिंह के परिवार को भी अपनी चपेट में ले लिया और ये दुश्मनी फैलती फैलती एक दूसरे के कत्ल तक पहुंच गई। 30 जुलाई 1928 का दिन था, बदले का दिन था, या यूं कहें गांव की गलियों से लेकर पीहड़ तक जाने का सफर का दिन था। सूरज सिर पर था। भीषण गर्मी की तपिश ने आक्रोश की आग को भड़का दिया। गांव में ऐसा कहर बरपा कि तलवारें, लाठी और भाले और बंदूकें चली। गांव की गलियों में खून बहने लगा। औरतें, बच्चों की चीख पुकार से पूरा का पूरा गांव थर्रा उठा। जबरदस्त खूनी संग्राम में तलखीराम के परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई। एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी घटना कई बार चीजों को इस तरह उथल पुथल कर देती है कि न केवल एक आदमी की जिंदगी, न केवल एक गांव की जिंदगी, बल्कि इलाके की जिंदगी बदल जाती है। उस पूरे इलाके के समीकरण बदल जाते हैं, उसका इतिहास बदल जाता है। हम जब बात करते हैं चंबल की, और चंबल में एक ऐसे शख्स की जिसको लोगों ने अब किस्से कहानियों में बदल दिया, उसकी बात करें तो ये कुआं उस जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। भले ही कोई आदमी अब इस पर, चंबल को जानने वाला या डाकू मान सिंह या बागी मान सिंह पर लिखने वाला, ये ना सोच सके कि इस कुएं की अहमियत क्या है, लेकिन गांव का इतिहास जानता है कि यही वो कुआं है जहां से ठाकुर मान सिंह के नाम से एक संपन्न परिवार का मुखिया बागी मान सिंह के तौर पर चंबलों की शरण लेता है और फिर अगले 3 दशकों तक सरकार की नाक में दम कर देता है। यही वो कुआं है, खेड़ा राठौड़ का वो कुआं जहां से डाकू मान सिंह या बागी मान सिंह का जन्म होता है। खेड़ा राठौर गांव में खून खराबे के बाद मान सिंह ने चंबल की जो दौड़ लगाई वो पीहड़ का अंतहीन सफर बन गई। इसके बाद न तो मान सिंह ने चंबल को छोड़ा, न ही चंबल ने मान सिंह को। चंबल के पीहड़ों की हवा और भी आग बरसाने लगी। ये दुश्मनी हर रोज और घातक और खूंखार होने लगी। सर, आप तो उस चंबल के चप्पे चप्पे से होकर आए, मान सिंह को क्या कहेंगे, डाकू या बागी? देखिए,
मानसिंह को लेकर अगर चंबल में कोई विवाद नहीं, चंबल के किस्सों में बहुत सारी कहानियां हैं, लोग अपने अपने चाहे जाति पर या इलाके के तमाम चीजों पर बटे हुए होते हैं, लेकिन राजा मानसिंह ये शब्द आपको चंबल में हर किस्से में सुनने में मिलता है। आप दुश्मनों से मिले, आप उसके पुलिस अधिकारियों से मिले या गांव के पुराने लोगों से जिनको ये किस्से याद है, जैसे ही आप उसको डाकू बोलते हैं तो सामने वाला कहता है कि नहीं, बागी मानसिंह और या फिर राजा मानसिंह, ये वो शब्द है जो इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जिस तरह से एक रॉबिन हुड की छवि इस्तेमाल की जाती है उस तरह का आपको राजा मानसिंह के नाम से पूरे चंबल में जो कि तीनों राज्यों के बीच की सीमाओं में हजारों किलोमीटर का फैला हुआ हिस्सा है, जिसमें हजारों गांव हैं, लोग हैं, तमाम लोग उसको इसी नाम से चुनते हैं, क्योंकि दुश्मनों के लिए तो जरूर वो एक जल्लाद की तरह था, लेकिन ज्यादातर किस्सों में मानसिंह ऐसे आदमी के तौर पर था जहां लोग अपनी समस्याओं को हल कराने जाया करते थे। जंगल में जाने वाली बेटियों को, बहुओं को या तमाम लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनको कोई भी किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं था जब तक कि मानसिंह राजा जंगल में है। तो ये कहानी है लोगों की मदद करना, लोगों को उस समय संकट से बचाना और बड़ी बड़ी पंचायतों में बैठ के फैसले करना। तो ये मानसिंह राजा मानसिंह कहलाता है। आज भी आप चंबल में जाएंगे, आज भी यानी एनकाउंटर को हुए अगर आप इतने सालों तक, लगभग 75 साल का समय, आजादी का एकदम उरूज था उस वक्त, 7 ही साल हुए थे जब ये बड़ा एनकाउंटर हुआ था, लेकिन आज तक लोगों के जहन में वो राजा मानसिंह। खेड़ा राठौड़ में हूँ, जिसको मानसिंह का गांव कहा जाता है। ये सड़क सीधी उस गांव के अंदर जाती है जिसकी आबादी आज भी 3500 के करीब है, जिसमें एक छोटा प्राइमरी स्कूल है और चिकित्सा के नाम पर कोई छोटा मोटा प्राइमरी चिकित्सा सेंटर तक नहीं। लेकिन इसी गांव से एक शख्स पैदा होता है जो किस्से कहानियों में इस तरह ढल जाता है कि आज 6 दशक बाद भी लोग उसको इसी तरह याद करते हैं कि वो उनका रॉबिन हुड मानसिंह था। एक झटके में मानसिंह बीहड़ में उतर तो गया, लेकिन वहां दिल नहीं लगा तो मानसिंह ने एक बार फिर गांव का रुख किया। लेकिन वहां तो उसके लिए जाल बिछा हुआ था। तल्फीराम के लोगों ने मुखबिरी की और मानसिंह पुलिस के शिकंजे में फंस गया। अंग्रेजों की अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। मानसिंह जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काटने लगा, लेकिन वक्त की मार शुरू हो चुकी थी। तल्फीराम ने अपना एक और पासा फेंका और इस बार निशाने पर थे मानसिंह के 2 बेटे। तलखी के आदमियों के मुखबरी पर पुलिस ने जसवंत सिंह और धनवंत सिंह को मुठभेड़ में मार दिया। खबर मानसिंह तक पहुंची तो मानसिंह टूट गए। जो हुआ तो हुआ, सामने जो नहीं माने तो जिन्होंने हमारे और उनको बाबाओं को मारी, धोखे से जहर दे के मरवाया है, तो गोली इनकाउंटर करवाए, तो उस वजह से क्या है चंबल के पानी में कुछ है? हाँ, चंबल का पानी क्यों नहीं कोई बर्दाश्त नहीं होता। चंबल का पानी यही है, क्यों गलत व्यवहार नहीं करता चंबल का पानी और न सहन करता है। चंबल का पानी न तो गलत बात बोलेगा किसी से, और बोल भी देगा तो वो सहन नहीं करेगा। 3 मार्च 1939 को मानसिंह आगरा सेंट्रल जेल से रिहा हो गया और अपने गांव वापस लौटा। 2 बेटों की मौत ने उसे झकझोर दिया। एनकाउंटर के पीछे तल्फीराम के हाथ होने का पूरा अनुमान था, लेकिन 43 साल के हो चुके मानसिंह ने अभी अपने बदले की कोई राह नहीं चुनी थी। 11 साल बाद पति को देखते ही पत्नी रुक पड़ी, फपक कर रो पड़ी। मानसिंह की आंख में भी आंसू बहने लगे। ये वक्त मानसिंह के लिए ठोस फैसले लेने की घड़ी थी।
दो बेटों की मौत से आहत रुक्मणी को मान सिंह ने दूसरे दो बेटों से संतोष कर लेने को कहा। मान सिंह जेल से छूटकर वापस आया तो वो चाहता था कि आराम से अपनी जिंदगी अपने दुश्मनों से समझौता कर गुजार दे, लेकिन उसकी पत्नी रुक्मणी देवी ने उसको अपने बेटों के खून की याद दिलाई और हाथ में चूड़ियां पेश कर दी। कहा कि यदि तुम ठाकुर नहीं हो तो इन चूड़ियों को पहनकर अपने घर में बैठकर रहो। रुक्मणी घायल शेरनी की तरह गरजी। रुक्मणी ने मान सिंह से दो टूक कहा, तुम्हें कसम है तुम अपने बेटों की मौत का बदला लोगे, नहीं तो जिंदगी भर के लिए चूड़ियां पहन लोगे। इसके बाद मान सिंह ने कहा, तुम ठाकुरों की कसम जानती हो, एक बार जंगल में गया तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। रुक्मणी ने अपना फैसला सुना दिया कि खून का बदला खून ही होगा। अब मान सिंह ने अपने बेटे तहसीलदार और सूबेदार की ओर देखा और बोला, चलो अब होगा खून का इंसाफ। और मान सिंह ने अपनी बंदूक से फायर कर इस बात की घोषणा भी कर दी कि आज से मान सिंह पहले वाला मान सिंह नहीं बल्कि बागी मान सिंह है, जिसके दुश्मनों की हर एक सांस पर मान सिंह का पहरा होगा। मान सिंह की पहली तलाश थी तल्फीराम। उसको तलाशते तलाशते दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया और इस काम के लिए गैंग तैयार किया। पैसों और हथियारों के लिए एक के बाद एक डकैतियां। और इन झगड़ों का सही निपटारा प्रशासन के द्वारा न किया जाना, पुलिस, रेवेन्यू और समाज। आज किसी डकैत कोई हो गया है जो उसका लड़का अच्छा है कैरेक्टर का, तो उसको जानबूझ के इन्हीं 3 एजेंसियों ने उनको दोबारा डाकू बनवाया उसके लड़के को। क्यों? वो अगर अच्छा जिंदगी रहना चाहता तो उसको हम आप रोज समाज के लोग चूकते हैं डाकू का लड़का है, उसको अपने बराबर में नहीं बैठाते हैं। हम आपको यहाँ तक बताएं, हम जब पहाड़गढ़ ऐसो थे तो हम इलाके में गए तो उन पे 2-2 हजार रुपये इनाम, और वे लड़के पानी ले आए मुझे और खाना खिलाए सब। तो हमने देखी लिस्ट तो मैं हैरत में फंस गया, हमने तो देखा ही नहीं था कभी यहाँ। तो ऐसे 8-9 थे, वो हमने फरेस्टी को बताया। फिर एक ही दिन उन्हें सरेंडर कराया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था साहब। कोर्ट में उन्हें कूटल कराए, भी सारे आए और कर रहे। आखिरकार मान सिंह तल्फीराम तक पहुंच ही गया। जेल से रिहा होने के 2 साल बाद 1941 में मान सिंह ने तल्फीराम को मौत के घाट उतार दिया। बदले की आग में झुलसता हुआ मान सिंह अब खड़ा हुआ और उसने तल्फीराम और उसके घर वालों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत में तल्फीराम के रिश्तेदार और फिर एक दिन तल्फीराम की लाश भी खेड़ा राठौड़ के बाहर एक खंदक से बरामद हुई। बाद में पंडित तल्फीराम का बेटा नेतराम भी उसका शिकार बना। नेतराम के घरों और खेतों में आग लगा दी गई। लेकिन मान सिंह का कहर अब शुरू हो चुका था। उसने तल्फीराम के रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। उसने कत्ल किए और घरों को आग के हवाले कर दिया। तल्फीराम ने मान सिंह के बेटों की जानकारी पुलिस को दी थी। पहले तल्फी और फिर उसके रिश्तेदार मान सिंह के 2 बेटों की कत्ल के जिम्मेदार लोग एक एक करके मारे जा रहे थे। उसके बाद गुस्सा उन पुलिस वालों की ओर गया जो एनकाउंटर में शामिल थे। इनमें कुल 32 पुलिस वाले शामिल थे। हत्याओं के इस खूनी सिलसिले के बाद मान सिंह पुलिस के लिए सिरदर्द नंबर 1 बन गया। मान सिंह बंदूकों का
भय जनता पर डटकर छाया, जनजीवन हुआ असंभव है, बर्बरता का जो है जाया। जिसने उस पर त्योरी पलटी, हत्या कर देता खड़े खड़े। जनसाधारण का क्या कहना, डरते हैं उससे बड़े बड़े। भयग्रस्त आगरा, धौलपुर, जालौन, इटावा, ललितपुर, शिवपुरी, गिर्द, दतिया, झांसी, ये मानसिंह आतंक गुरु। तब एक सभासद बोल उठा, ऐसा भय है, ऐसा खतरा, चढ़ ना आए कहीं विधानसभा, यह मानसिंह डाकू जबरा। ये तरंगी ने लिखी थी पंक्तियां और उस वक्त के जनता के मूड को बताती हैं। किस तरह से बागी मानसिंह का भय पूरे इलाके में छाया हुआ था। सरकार को लग रहा था कि कहीं इस पूरे इलाके में ये सारी सत्ता मानसिंह के लिए ही न खड़ी हो जाए। मानसिंह ने लोगों को जो इतना भयग्रस्त किया था, इसके साथ साथ उसने गांव में अपने समर्थकों की एक फौज भी खड़ी की थी, जो उसको राजा मानसिंह या बागी मानसिंह कहती थी, डाकू मानसिंह नहीं। बदला तो पूरा हुआ, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो मानसिंह ने बीहड़ की बादशाहत को अपना मुकद्दर बना लिया। आगरा से लेकर इटावा तक मानसिंह और उसके खूंखार गैंग ने इतनी दहशत मचाई, इलाके का कोई भी आदमी मानसिंह के खिलाफ गवाही देना तो दूर, शिकायत करने का हौसला भी नहीं जुटा था। बदले के लिए पागल हुआ मानसिंह अब बेहद शातिर अपराधी के तौर पर उभर आया था। उसकी लूट, डकैतियों और पुलिस मुठभेड़ों की कहानियां दूर दूर तक किस्सों में गूंजने लगी। लिहाजा सरकार भी अब मानसिंह पर शिकंजा कसना चाहती थी। बागी मानसिंह का इलाका 800 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर तक हो चुका था। इस इलाके में उसकी समानांतर सत्ता चलती थी। यहाँ तक कि लोगों ने लोकगीतों में कहना शुरू कर दिया कि किसी दिन बागी मानसिंह विधानसभा पर भी कब्जा कर सकता है, और ये बात अब सरकार को चुभने लगी थी। पुलिस ने मानसिंह गैंग को एनिमी नंबर 1 यानी E1 का दर्जा दिया और ऑपरेशन शुरू किया गया। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन मानसिंह। ऑपरेशन की पहली मुठभेड़ मानसिंह के गांव के पास हुई। घंटों तक पुलिस और मानसिंह गैंग के बीच गोलियां चलती रही। एनकाउंटर में पुलिस का सारा गोला बारूद खर्च हो गया और मानसिंह का बाल बांका तक नहीं हुआ। और पुलिस गिरी, गोली चल उठी माँ, गोली चली तो जेबी पर उठी में तो हमें ले गए। जानते भी नहीं थे, खड़े करके गोली चलाते थे ये लोग तो। और उसके बाद मानसिंह बाबा भी वो भी संग भी चलेगा। मानसिंह सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं बल्कि पुलिस और उसके मुखबिरों पर भी किसी कहर की तरह टूटता था। मुठभेड़ में बौखलाए मानसिंह ने पहले मुखबिर को छोड़ा और फिर सरेआम मौत के घाट उतारा। हत्याओं का दौर चलता रहा। 1984 में मानसिंह गैंग ने चंबल में 2 लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया। पुलिस पर मानसिंह गैंग पर एक्शन लेने का दबाव बनने लगा। पुलिस जाल बिछाती और कभी कभी किसी गैंग मेंबर को पकड़ भी लेती, लेकिन इलाके में गैंग का ऐसा दबदबा बना कि कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कि मानसिंह जी ने मुखबिर लोगों को कभी इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो हमको जब धोखा दे सकते हैं तो समाज को भी धोखा देंगे, क्षेत्र के लोगों को भी धोखा देंगे। तो मुखबिर जो धोखेबाज हुआ करते थे उनको कभी बागी छोड़ते नहीं थे। और डाकू एक्चुअली आर्थिक और पैसे के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए डकैती किया करते थे। पुलिस की एक के बाद एक असफलता ने मानसिंह को जंगल का शेर बना दिया। अब चंबल में कहा जाने लगा कि मानसिंह को पकड़ना नामुमकिन है। वो कहीं नहीं है और हर जगह है। पुलिस से बेखौफ मानसिंह ने अपने ही गांव में गढ़ी बनाई और बैठकर इंसाफ करने लगा। इलाके के दबे कुचले शोषित वंचित लोग अपनी फरियाद लेकर दरवाजा खटखटाने लगे और बागी मानसिंह न्यायाधीश बनकर फैसला सुनाने लगा। धीरे धीरे मानसिंह की छवि रॉबिन हुड में तब्दील हो गई। एक एक गरीबों के दिलों पर राज करने लगा। उसे दिलदार कहा जाने लगा और बागी की बजाय गांव के लोग उसे चंबल का राजा कहकर पुकारने लगे।
कि बागी की नजर से तो पुलिस कहेगी, इसलिए गांव वाले उन्हें कभी बागी नहीं मानते थे, उनको उनसे कक्का कहते थे और पंचायत वगैरह वो अपनी करवाते थे, उनपे वो न्याय करते थे, इसलिए उनकी ज्यादा बूझ थी और उनके ही मतलब कहने में जनता थी। उस समय आदमी जो है उस समय बात को मानता था और वो कह देते थे उसको, वो आदमी मानते थे। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बहुत मदद करते थे, भात देना, ये क्या ये सच का? ऐसा है कि उस समय हमारा घर शुरू में ही संपन्न था, गरीबों की मदद करते थे, इसलिए अगर कोई आ जाता था तो उसकी मदद करते थे, ब्याह शादी में अगर आ गया तो उसकी मदद कर दी और जब फरार हो गए तब भी करते रहे। मान सिंह की ये आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। आजादी के बाद सरकारों के दबाव में पुलिस ने मान सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और तल्फीराम के बेटे को कड़ी सुरक्षा के घेरे में वापस लाया गया। गांव में मान सिंह के घर पर पुलिस की एक प्लाटून स्थायी तौर पर तैनात कर दी गई। यहां तक कि जिस जगह से मान सिंह गैंग बीहड़ों में निकलकर चंबल में घुसता, उस जगह पर भी प्लाटून की एक टुकड़ी लगा दी गई। मान सिंह से निपटने के लिए आगरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भिंड के पुलिस अधीक्षक के अलावा कर्नल कमल सिंह की अगुवाई में सेना की एक टुकड़ी भी लगा दी गई। लेकिन मुठभेड़ों में मान सिंह के आदमी तो मारे जाते, तो वो बदले में अपने दुश्मनों और मुखबिरों की लाशों का ढेर लगा देता। कहते हैं मान सिंह ने पुलिस घेरे में बैठे अपने आखिरी दुश्मन नेतराम और उसके 4 रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा और जिनके कंधों पर सुरक्षा की गारंटी थी, उनके सामने ही मौत के घाट उतार दिया। सर, अब मान सिंह का किस्सा सुना रहे हैं, हालांकि उनका परिवार की भी बातें आपने कही, जब वो पैदा हुए उसकी बात आपने बताई। ये पुतली बाई की कहानी क्या है? पुतली बाई की कहानी तो अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन इस किस्से में पुतली बाई क्या है इस पर हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि पुतली बाई जब मान सिंह ने जब वापस मान सिंह 1939 के बाद जब जेल से बाहर आया, उसके बाद लगभग 47 तक अपने दुश्मनों का जिस तरह उसने सफाया किया, नेतराम और उन सब को, तब उसका एक पूरा इलाके में टेरर था। लेकिन फिर वो अपनी गढ़ी बनाकर उसमें रहने लगा। गढ़ी एक इतनी बड़ी बाकायदा एक पूरा वहां जहां से हर आने जाने वाले पर निगाह रहती थी, वो जगह थी गढ़ी। वो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो हम लोगों ने दर्शकों को दिखाई भी है। वहां से हर एक आदमी जो खेड़ा राठौड़ पहुंचता था उस पर नजर रहती थी, कोई आदमी आ जा नहीं सकता था। उस जगह पर बैठकर वो इंसाफ किया करता था। तभी उसने अपने एक जो ग्रैंडसन था, मतलब पोता था, उसकी शादी की और उस शादी में ये बाकायदा वहां के किस्सों में नहीं, वहां पुलिस के जो किस्से हैं, जो पुलिस के पास जो दस्तावेज हैं, उनमें भी दर्ज है कि किस तरह से वो शादी इतनी विशाल आयोजन पे हुई थी और जो सरकार के कर्मचारी, अधिकारियों और नेताओं से लेकर आम जनता तक वहां पहुंची थी। और उसी शादी में पुतली बाई गाना गाने आई थी और उसने डांस किया था। ये वहां के किस्सों में है। आप वहां देखेंगे कि पुतली बाई का डांस देखने भी लोग वहां पहुंचे थे, क्योंकि पुतली बाई तब तक एक डकैत के तौर पर भी अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। चंबल की पहली महिला डकैत और एक ऐसी डकैत जिसके सामने पुलिस की पार्टियां वापस हो जाया करती थी एनकाउंटर में। ये पुलिस के रिकॉर्ड्स में है। तो ये सब चीजों में जब उसने आकर वहां डांस किया, हजारों लोगों ने वो देखा और वहां तमाम गाड़ियों का आना, उस जमाने में गाड़ी होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो गाड़ियों का एक पूरा काफिला वहां था। वो भी चंबल जैसे इलाके में। चंबल जैसे इलाके। चंबल में दबदबा करने के लिए मान सिंह ने गरीबों पर दौलत की बरसात कर दी। पुलिस ने भी गैंग को तबाह करने के लिए हर एक के सिर पर इनाम का ऐलान कर दिया। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, हर तरफ मान सिंह गैंग का दबदबा हो चला था। मान सिंह के गैंग में अचूक निशानेबाज रूपा महाराज, चंबल का सबसे बड़ा हत्यारा,
लाखन सिंह, माखन सिंह का बेटा तहसीलदार सिंह, सूबेदार सिंह, बेहद शातिर लोकमान दीक्षित, धनमनिया शामिल थे। और पुलिस ने हर किसी के सिर पर बड़ा इनाम रख दिया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों सूबों के पुलिस का सिरदर्द बन चुके गैंग का सिक्का देखते ही देखते 800 वर्ग मील का एरिया में फैल चुका था। पुलिस भी अपना दबाव बना रही थी। एक के बाद एक मुठभेड़ होने लगी और मान सिंह गैंग के लोग मारे जाने लगे और मान सिंह भी पुलिस की हर चुनौती का जवाब माकूल तरीके से देने का दम रखता था। गैंग को जिसके भी पुलिस मुखबिर होने का शक होता उसे गोलियों से भून दिया जाता। कहते हैं कि एक दिन प्लाटून को मान सिंह के होने की भनक लगी तो पुलिस प्लाटून गांव में पहुंची। किसी ने मुंह तक नहीं खोला। बैरंग और खाली हाथ वापस लौटती हताश पुलिस पार्टी ने एक बच्चे से पूछा। उसने इशारों में मान सिंह और उसके गैंग के ठहरने वाले रास्ते पर उंगली उठा दी। फिर क्या था, पुलिस टीम पूरे जोश और होशो हवास के साथ तेजी से दौड़ी। कुछ देर के बाद मान सिंह गैंग को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक वो इस हमले से गैंग सकते में आ गया। उनके 5 मेंबर मुठभेड़ में ढेर हो गए। मान सिंह पर उम्र भी हावी होने लगी थी। 70 साल के करीब मान सिंह के लिए बीहड़ों में पुलिस के साथ आंख मिचौली भारी पड़ने लगी। पूरी तरह अब मान सिंह के गैंग के पीछे थी। तभी 24 अगस्त 1955 को पुलिस को सूचना मिली कि मान सिंह का गैंग भिंड के इलाके में गुजर रहा है। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और थोड़ी दूर जाकर ही धर दबोचा। 5 साथियों के एक साथ मारे जाने से मान सिंह का दिल बीहड़ों से उचाट हो गया। उसने खुद से अपराध करना बंद कर दिया। अपना समय पूजा पाठ को देने लगा। गांव में शादियों के लिए गरीबों को पैसे और सामान बांटने लगा। ऐसा है कि उस समय हमारा घर शुरू में ही संपन्न था। गरीबों की मदद करते थे, इसलिए अगर कोई आ जाता था तो उसकी मदद करते थे। ब्याह शादी में अगर आ गया तो उसकी मदद कर दी और जब फरार हो गए तब भी करते रहे। इसीलिए जो है आज हम जो है गांव में संपन्न हैं। पुरखों का पूर्ण जन्म है, पूर्ण है, इसलिए हम यहाँ सफल हैं आज और रह रहे हैं। कहते हैं कि वो पुराने पाप वापस लौटते हैं तो ऐसा ही कुछ मान सिंह के साथ होने वाला था। मान सिंह के सपने में उसकी गोलियों के शिकार हुए लोग आने लगे। उस सपने में उनका नाम लेकर चिल्ला पड़ता। अपनी बंदूक फेंककर मान सिंह ने रूपा पंडित से कहा कि अब उसे बंदूक नहीं लाठी चाहिए। पूरा गैंग दुविधा में फंस गया। लेकिन अभी चंबल को मान सिंह का एक और चेहरा देखना बाकी था। मान सिंह गैंग को खाक में मिलाने के लिए पुलिस बीहड़ों की खाक छान रही थी। 1954 में अगस्त का महीना था जब मान सिंह गैंग का एक बार फिर पुलिस से आमना सामना हुआ। बताते हैं कि इस मुठभेड़ में गोलीबारी के बीच मान सिंह के बेटे तहसीलदार सिंह के पैर में गोली लगी और तहसीलदार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर अदालत में मुकदमेबाजी चली, दलीलें पेश की गईं और कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी। बेटे को मौत की सजा ने मान सिंह को एक बार फिर बदल दिया और वो अपने वही पुराने रूप में लौट आया। बेटे तहसीलदार सिंह को बचाने की ताक में मान सिंह ने 14 गवाहों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। इस कत्लेआम ने बीहड़ की हवा में एक बार फिर बारूद की महक घुली। 1954 में एक मुठभेड़ में मान सिंह का बेटा तहसीलदार सिंह पुलिस के हाथ आ गया। इस बात से मान सिंह बौखला गया। इसके बाद बागी मान सिंह ने उस पूरे गवाहों के परिवारों का सफाया करना शुरू कर दिया जिनकी गवाही तहसीलदार सिंह के लिए घातक हो सकती थी।
इसकी शुरुआत भिंड के गांव में 11 लोगों को एक साथ भूनकर इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद अगला कदम था उन 11 लोगों को भूनने का जिन्होंने तहसीलदार सिंह की गिरफ्तारी पर मिठाई बांटी थी। इन सब घटनाओं ने पूरे इलाके में आतंक फैला दिया। मानसिंह गैंग एक के बाद एक गवाहों की तलाश लेने लगा। जिस पर भी शक होता उसको मौत के घाट उतार देता। एक बार तो उसने 26 गवाहों की हत्या का हुक्म देकर सभी को काल के गाल में पहुंचा दिया। बेटे को बचाने के लिए मान सिंह के सिर पर खूनी सनक सवार थी। अपने बेटे की गिरफ्तारी का बदला लेना ही उसका मकसद बन चुका था। मान सिंह को मुखबिर जगन्नाथ की भनक लगी, जिसे पुलिस की कड़ी सुरक्षा मिली हुई थी, और मान सिंह को किसी भी सूरत में उसका सिर चाहिए था। एक दिन पुलिस की सुरक्षा से बाहर निकले जगन्नाथ सिंह को मान सिंह गैंग ने आखिरकार उठा ही लिया। उसके बाद जगन्नाथ को इतनी यातनाएं दी गईं कि चंबल कई दिनों तक उसकी चीखों को याद करके कांपता रहा। कहते हैं जब उसकी लाश मिली तो उसकी आंख निकली हुई थी। जिस्म के इंच इंच पर जख्म के निशान थे। इसके बाद चंबल के उस गांव के 11 लोगों को भून दिया गया। में एक मुठभेड़ में मान सिंह का बेटा तहसीलदार सिंह पुलिस के हाथ आ गया। इस बात से मान सिंह बौखला गया। इसके बाद बागी मान सिंह ने उस पूरे गवाहों के परिवारों का सफाया करना शुरू कर दिया, जिनकी गवाही तहसीलदार सिंह के लिए घातक हो सकती थी। इसकी शुरुआत भिंड के गांव में 11 लोगों को एक साथ भूनकर इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद अगला कदम था उन 11 लोगों को भूनने का जिन्होंने तहसीलदार सिंह की गिरफ्तारी पर मिठाई बांटी थी। इन सब घटनाओं ने पूरे इलाके में आतंक फैला दिया। मान सिंह गैंग का सफाया करने के लिए आखिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर एक टीम बनाई। तत्कालीन गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया था कि 1 साल के भीतर अगर मान सिंह का खात्मा नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्नीस 1955 में एक नई प्लाटून खड़ी की गई जिसका नाम रखा गया स्पेशल आर्म्ड फोर्स ट्रैक कंपनी। इस प्लाटून में गोरखा और गढ़वाली लोगों को शामिल किया गया। 24 अगस्त 1955 को पुलिस को भिंड के लावन गांव की ओर मान सिंह गैंग की मूवमेंट की खबर मिली। फिर क्या था, पूरी प्लाटून ने घेरा डाल दिया। गांव की खाक छान की पुलिस ने मान सिंह और उसके गैंग के पास तक अपनी पहुंच बना ली। सौ फीट एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे कुछ लोग सादे कपड़े पहने बैठे थे। प्लाटून पेड़ के 50 गज तक आ पहुंची थी। टीम का एक गोरखा सिपाही गोविंद बहादुर थापा, जो मान सिंह से केवल 20 फीट तक दूर था, तभी कोई चिल्ला पड़ा, पुलिस के कुत्ते भागो। थापा की नजर सफेद मूंछों और लाल चेहरे वाले बुजुर्ग पर पड़ी तो वो चिल्ला पड़ा, डाकू मान सिंह। इसके बाद दोनों ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अपने आप को और गैंग को गिरता देख मान सिंह ने रूपा पंडित के हाथ से राइफल छीन ली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसी वक्त थापा दोबारा चिल्लाया, मान सिंह को मारो। थापा राइफल लेकर आगे बढ़ा और 2 राइफलों से एक साथ गोलियां निकली। एक थापा की राइफल से, दूसरी मान सिंह की राइफल से, और दोनों ही गोलियां अपने निशाने पर लगी। मान सिंह ने आखिरी बार घूम कर देखा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन मान सिंह की गोली ने थापा का भी सीना चीर दिया। घंटों बीत चुके थे।
ज्यादातर बारूद खत्म हो चुका था और जो कुछ बचा था उससे माकूल जवाब दिया जा रहा था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था, लेकिन मौका पाकर गैंग के बाकी सदस्य बीहड़ की तरफ भाग गए। लेकिन अभी तक आर्मी की टुकड़ी असमंजस में थी। आखिर जिस खूंखार मान सिंह या बागी या फिर राजा मान सिंह की तलाश में बीहड़ की खाक छान रहे थे, वो बेसुध खून से लथपथ पेड़ के नीचे पड़ा है। उस वक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठे गैंग मेंबरों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। उस समय पुलिस पार्टी में शामिल एक गोरखा गोविंद बहादुर थापा ने अचानक कहा कि उस सफेद मूंछों वाले बुजुर्ग को गोली मारो। आवाज निकली और उसकी गन से एक गोली निकली, लेकिन तभी मानसिंह की बंदूक ने भी आग उगली। पहले गोविंद बहादुर थापा की गोली मानसिंह को लगी, लेकिन मानसिंह इससे पहले जमीन पर गिरता उससे पहले उसकी गोली गोविंद बहादुर थापा को लग चुकी थी। यानी खून का बदला खून, ये कहने वाले मानसिंह ने मरने से पहले अपने मारने वाले को भी मार दिया। जिसकी शान में कसीदे गांव से लेकर शहर, देश से लेकर दुनिया तक थे, वो उसके सामने है, लेकिन शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था। इस बीच प्लाटून से एक शख्स ने गांव में दौड़ लगाई तो इस बात की पुष्टि करें कि जिसे ढेर किया गया वो वाकई मान सिंह है। क्योंकि उस जमाने में न तो किसी के पास मोबाइल था, न ही टेलीफोन। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी और वो थी मान सिंह के पत्नी रुक्मणी की। हाँ, कम से कम 3-4 लाख आदमी की भीड़ थी यहाँ पर। हाँ, और चंदन की लकड़ियों से जो है उनको जलाया गया। और हजारों बंदूकें वगैरह, बड़ा जलसे के हिसाब से उनका हिसाब किताब। और पूरी मान सिंह के खौफनाक खात्मे के बाद भी इलाके में डकैती खत्म नहीं हुई, न खत्म हुआ खून खराबा। मान सिंह का दाहिना हाथ रूपा नारायण सिंह उर्फ रूपा पंडित ने गैंग की कमान संभाली और अध्याय के अंत के साथ दूसरे आतंक का दूसरा अध्याय भी शुरू हो गया। एक फिर से बंदूक की आग उगलने लगी। बादशाहत किसकी कायम होनी थी चंबल में? देखिए, अब ये किस्सा तो खत्म हुआ, मानसिंह की कहानी मानसिंह के साथ चली गई, लेकिन बाद में भी लोग ये हैरान थे कि मानसिंह मर गया, लेकिन इसके बावजूद कोई है कि वारदात करता है और जय राजा मानसिंह कहता है। क्योंकि अगला जो जिसकी जिम्मेदारी थी और जिसने फिर चंबल को दहला दिया वो था नीली आंखों वाला शैतान। हाँ, उसको ऐसे ही लिखा था रुस्तम जी ने, के.एफ. रुस्तम जी ने अपनी डायरी में। और जो मैं बता रहा था कि उनके पिता जावादुड़ी के पिता ने जो अपनी किताब में भी उसको इसी तरह नोट किया कि नीली आंखों वाला शैतान रूपा पंडित, जो एक दुश्मन एक गोली, यानी उसका निशाना इतना तेज था, उसकी बादशाहत चंबल में थी।